आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का वन शॉट करने वाले हैं। इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हो सारा सीबीएसई क्लास 10th में जो भी बोर्ड में पूछा जाएगा वो सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। साथ ही साथ इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाले हैं। और यदि आप लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे हो तो जितने भी एक्सेप्शंस क्वेश्चन आते हैं जो एमसीक्यू में पूछा जाता है वो भी आपका इसी चैप्टर से आएगा। और आप केमिस्ट्री पढ़ो और एक्सेप्शंस ना हो, चांस ही नहीं है। तो चलिए आज हम लोग लेट कर बिना किए शुरू करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल। यदि हम मेटल्स के बारे में कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये आपका सिंबल के साथ है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ताकि जब हम लोग डील करेंगे तो आपको रिमेंबर रहेगा। एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर एंड गोल्ड। लेकिन नॉन मेटल है कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ये तीनों में हम लोग बात करें तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। जो येलो कलर से है वो है आपके सॉलिड रूप में पाए जाते हैं। जो आपका ये व्हाइट कलर में दिख रहे हैं ये सारे आपका गैस के रूप में पाए जाते हैं, गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। आई जो आपका ब्रोमीन दिख रहा है ये आपके लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ये बेसिकली आपके मैटर्स एंड नॉन मैटर्स के एग्जाम्पल्स है। लेकिन मैटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स तो हम लोग पढ़ लेंगे। मैटर्स होते क्या एक्चुअली? मैटर्स कहते हैं उन्हें हैं जो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, जिनके पास एक एबिलिटी होता है, कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन ये डोनेट करते इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्योंकि आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 281, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और यदि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन को तभी तो ये जो डोनेट करने की कैपेसिटी है उसी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो करेगी। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। और सबसे खास बात, इसके जो आउटर मोस्ट सेल में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 पाए जाते हैं। और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये बनाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये बेसिक सा प्रॉपर्टी है मेटल्स का। लेकिन नॉन मेटल बात है, ये जस्ट अपोजिट है। ये हमेशा नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं। और इसके जो वायलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 4, 5, 6, 7 और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। चलिए हम क्लोरीन ले लें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। यदि इसका आउटर मोस्ट बात करें 2, 8, 7, आउटर मोस्ट में 7 है तो ये नॉन मेटल्स है। और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करके हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इन नेचर में। तो आपको ध्यान रखना है मेटल्स एंड नॉन में बेसिक सा डिफरेंस है। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जो गेन करते हैं वो नॉन मेटल्स कहलाते हैं और जो डोनेट करते हैं वो आपके मेटल्स कहलाते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंस है। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं नॉन मेटल्स, और जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं जिसके कारण ये पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्चुअली होता है क्या? देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी जो फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा आप जज कर सकते हो, जैसे हार्डनेस, आप इसको किसी भी मेटल इनोवेटर में कुछ स्क्रैच करके देख सकते हो। इसके कुछ केमिकल की प्रॉपर्टीज की आवश्यकता नहीं होती, या केमिकल्स इसमें रिएक्ट वगैरह करते नहीं हैं। तो आप कोई भी मेटल्स उसको यदि आप उस पर स्क्रैच करते हो या कट करते हो तो उसका विरोध करता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं हार्डनेस। मतलब कैसे, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सबस्टेंस अगेंस्ट कटिंग और स्क्रैचिंग। यदि नॉन मेटल्स के बारे में बात किया जाए तो ये सॉफ्ट होते हैं, इसको आसानी से तोड़ मरोड़ सकते हैं। जैसे डायमंड, इस डायमंड को ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन कैसे, ये नॉन मेटल्स तो है लेकिन दुनिया का हार्डेस्ट मटेरियल में जाने जाते हैं। लस्चर, ये लस्चर क्या है? एक प्रकार से बोला जाए हिंदी में तो इसको कहते हैं चमक। चमक बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो लाइट को हाउ मच रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जितना ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं उसमें ज़्यादा चमक। तो मेटल्स एक्चुअली जो होते हैं वो लस्चर्स होते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो होता है नॉन लस्चर, इसमें कोई चमक नहीं होता है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट दो ऐसे हैं नॉन मेटल्स हैं जो आपके एक्सेप्शन केस जाते हैं। नॉन मेटल होके भी इसमें लाइट रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी एक्चुअली ये साइन करते हैं। तो साइन करते, जो पार्ट साइन करता है वही तो, इसीलिए तो हम लोग मिरर में भी पढ़ा कि एक पार्ट जो होता है वो सिल्वर होता है और नॉन सिल्वर होते हैं।
सिल्वर बोला जाए तो चमक, नन सिल्वर बोला जाए तो नॉट चमक। अब बात इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात, तो मेलेबिलिटी होता है। ये मेलेबिलिटी क्या होती है? मेलेबिलिटी कुछ नहीं है, आप किसी भी मेटल्स को जो थिक है उस मेटल पे आप उस पर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करो। कौन सा फोर्स? कंप्रेसिव फोर्स। जैसे उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे, सपोज दैट हमारे पास ये मेटल्स है, इसको कंप्रेसिव फोर्स लगाते एक थिन शीट बना लिया, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसी को कहते हैं मेलेबिलिटी। तो मेटल्स जनरली होता है मेलेबल होता है, लेकिन इसमें मरकरी जो होता है नहीं होता है, क्योंकि ये आपका 25 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन नन मेटल्स नन मेलेबल होते हैं, इस पर कुछ भी बिट करोगे तो ऑटोमेटिक ये ब्रिटल हो जाएंगे, मतलब ये टूट जाएंगे छोटे छोटे भागों में। डक्टिलिटी, इसमें टेंसाइल फोर्स लगा के उसको खींचा जाता है, और जब खींचा जाता है तो वायर बन जाते हैं। तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं लेकिन नन मेटल्स नहीं होते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन कैसे, कार्बन फाइबर, इससे डक्टिलिटी हो जाती है। लेकिन मरकरी ये तो लिक्विड होते हैं भैया, इसको कैसे खींचोगे? ये तो पानी जैसा नहीं होता है, बट डेंस होते हैं, लेकिन ये इसको तो वायर तो बनाया नहीं जा सकता। तो ये एक्सेप्शन केस है। ये पूछा जाता है कि भैया कोई ऐसे मेटल्स के एग्जाम्पल्स दो, वो मेलेबल भी नहीं होते हैं, डक्टाइल भी नहीं होते, लेकिन रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होते, वो होता है आपका मरकरी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर। अभी हमने बात किया मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, मतलब मेटल होते हैं आपके डोनर, और जबकि नन मेटल जो होते आपके नन मेटल्स जो होते हैं आपके ये होते आपके एक्सेप्टर। अब एक बात देखिए, जो डोनर रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जो एक्सेप्टर रहता है वो नहीं करता है। तो मेटल्स आपके जो है गुड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन नन मेटल्स जो है पुअर कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन इसमें भी आपका एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ये तो नन मेटल्स है, एक्चुअली ये कार्बन के एलोट्रॉप है। जैसे आप पेंसिल जो यूज करते हो ना, आप जो एक पेंसिल यूज करते हो उसके जो रिफिल पाए जाते हैं, ये बीच वाला पार्ट, ये होते हैं आपके कंप्लीटली ग्रेफाइट होते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सोनोरिटी, चलिए सोनोरिटी को आप ऐसे समझो, आपके स्कूल की घंटी, जो आपके स्कूल की घंटी होती है वो सोनोरिटी है। एक्चुअली किसी भी ऐसे मटेरियल को उस पर बीट करने के बाद एक स्वीट सा साउंड निकलता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग सोनोरिटी। तो मेटल्स पे वो बीट करने के बाद एक सोनोरिटी का साउंड निकलता है, लेकिन नन मेटल कोई साउंड जैसा साउंड नहीं करते। तो उस पर स्टक हार्ड करोगे तो एक साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, तो मेटल्स करते हैं, लेकिन नन मेटल्स कभी नहीं करते। और एक लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते जो हीट कंडक्शन होते हैं। एक्चुअली हीट कंडक्शन होता है क्या, देखिए हीट कंडक्शन बात करें तो जितने भी जो मेटल्स होते हैं वो हीट को कंडक्ट करते हैं, लेकिन लीड, मरकरी एंड बिस्माथ ये हीट को कंडक्ट नहीं करते। लेकिन नन मेटल बात किया जाए ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन डायमंड जो होता है बहुत ही अच्छा और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जो कि एक नन मेटल है। ये क्या है? नन मेटल है। दूसरी बात, मेल्टिंग पॉइंट, मेटल का हमेशा हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन गैलियम और एक सीजियम ये दो एग्जाम्पल जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई कभी नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट आपका नहीं लव होता है, एक्चुअली ये जाएगा आपका लव होता है, लव मेल्टिंग पॉइंट होता है इसमें, ठीक है। इसको सही कर लेते हैं, ये हो जाता है आपका, इसको नहीं दिख रहा है, ब्लैक कर लेते हैं, ये होते हैं लव मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये डायमंड, लेकिन एक्सेप्शन होता है, जो डायमंड का होता है मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली सर डिफरेंस है। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट ऑफ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं जो एक एक्सेप्शन वाले हैं। जैसे मरकरी ये पाया जाता है लिक्विड के रूप में, एट आ रूम टेम्परेचर, लेकिन सॉलिड्स के रूप में बाकी मेटल पाए जाते हैं। ऑल मेटल हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट गैलियम और सीजियम हमने बात किया एक ऐसे मेटल जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन ये दोनों ऐसे मेटल जिसको हाथ में रखने के बाद ही पिघलना शुरू कर देते हैं।
आयोडीन एक ऐसा नन मेटल होते हैं जिसमें चमक होता है। कार्बन के 2 एलोट्रोप होते हैं, मतलब कार्बन के और भी होते हैं, इसमें 2 एलोट्रोप इसमें बात करें। जैसे पहला एलोट्रोप है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट। डायमंड एक ऐसा एलोट्रोप है जो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, दूसरी बात वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है और बॉइलिंग पॉइंट भी है। और ग्रेफाइट दूसरा एलोट्रोप है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और ये एक्सेप्शन केस भी, क्योंकि ये सारे जो है क्या है आपके नन मेटल्स है। अल्कली मेटल जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसको आप चाकू के मदद से आसानी से काट सकते हैं। और इसका डेंसिटी भी कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। सिल्वर एक ऐसा चीज़ है जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है मेटल के केस में। यदि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोले जाए ना, सबसे अच्छा होता है सिल्वर। सिल्वर के बाद होता है कॉपर, कॉपर के बाद नंबर आता है गोल्ड का, फिर आता है एल्यूमिनियम का। लेकिन सिल्वर कॉस्टली होता है जिसके कारण हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं, और गोल्ड भी आपका कॉस्टली होता है। तो गोल्ड से सुपर तो हमारा कॉपर मिल जाता है, जिससे कंडक्टिविटी भी हाई होती है और गोल्ड से कॉस्ट सस्ता भी, चीपेस्ट होता है। एक और चीज़ बता रहा हूँ कि यदि डक्टिलिटी के बारे में बात किया तो गोल्ड जो होता है सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, ठीक है। और इसका एक कैपेसिटी 1 ग्राम से 2 किलोमीटर वायर बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर वायर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। इसका हम आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। चले, केमिकल प्रॉपर्टी थे वायलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल में कितना पाए जाएंगे? वायलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे आपका इसका 1, 2 एंड 3। नन मेटल का 4, 5, 6 एंड 7। ये डोनर होते हैं या एक्सेप्टर? ये हो जाते हैं आपके डोनर, ये हो जाते हैं आपके एक्सेप्टर। ये हो जाते हैं हमेशा डोनेट करके ये पॉजिटिव बनाते हैं, ये एक्सेप्ट करते इसलिए ये नेगेटिव बनाते हैं। नॉन मेटल आपका हमेशा नेगेटिव होते हैं। ऑक्साइड ये बेसिक नेचर का होते हैं, इसका ऑक्साइड आपका एसिडिक नेचर के होते हैं। एक करोसिव होते हैं, ये नॉन करोसिव होता है। टाइप ऑफ आयन ये हमेशा पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ये हमेशा नेगेटिव आयन बनाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद, ठीक है। ये रिड्यूसिंग बात करते हैं आगे। रिड्यूसिंग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आया, यहाँ पे भी बात करेंगे। अब बात करते हैं मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं। यदि हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में बात करें तो आता है आपका कि मेटल जो होते हैं वो आपका मेटल प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। इसका जो नेचर होता है ना वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि बोला जाए तो ये जो आपका यहाँ पे बेसिक, ये बेसिक एक्चुअली नहीं है, ठीक है। ये आपका मेटल ऑक्साइड है, ये क्या है आपका मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। और ये आपका जैसे मैग्नीशियम को बर्न करवाइए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि किसी भी चीज़ को बर्न करवाना तो ऑक्सीजन की ही उपस्थिति होता है, ये बनाएंगे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लीजिए। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डाल दीजिए, ये बना लेंगे आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब नॉन मेटल, अब क्या कीजिए, आप लीजिए अब नॉन मेटल। नॉन मेटल को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। चलिए करवाते हैं, क्या बनाएगा ये नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। चलिए सल्फर को ऑक्साइड का से रिएक्ट करवाइए, एस से रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाएगा SO2। इसको जैसे ही आप वाटर के साथ डालोगे तो ये बना लेगा आपका H2SO3।
ये जो नेचर है वो ये आपका एसिडिक नेचर के पाए जाएंगे। किस नेचर के होंगे ये? एसिडिक नेचर के। बेसिक नेचर वाले रेड को ब्लू करते हैं ये, और ये एसिडिक नेचर वाले ब्लू को रेड करते हैं और बेसिक नेचर वाले रेड से ब्लू करते हैं। ये ब्लू टू रेड करते हैं। अब ऑल मेटल, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, सारे मेटल सभी का सेम रिएक्टिविटी नहीं होता है। इसमें कुछ हाई रिएक्टिविटी रहता है, कुछ लो रिएक्टिविटी रहता है, किसी का नॉन रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो ये डायरेक्टली आपको ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, कुछ फास्ट करते हैं, कुछ स्लो करते हैं, कुछ को कम हीट करने बाद रिएक्ट करते हैं, कुछ हीट करने की जरूरत नहीं, रूम टेम्परेचर भी करते हैं, और कुछ को बहुत ही ज़्यादा हीट करना पड़ता है तब करते हैं। एक एक करके बात करेंगे कि किसको स्ट्रॉन्ग हीट के बारे में ज़रूरत पड़ता है, किसी को कम करता है, तो ये सब सारी बात करते हैं। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट बारे में बात किया। ये जो आपके पोटेशियम और सोडियम होते हैं, इसको कोई एक्स्ट्रा हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाते हैं और सीधा बनाते हैं पोटेशियम ऑक्साइड K2O। क्या बनाते हैं ये? K2O। इसका यदि कलर बात किया तो ये येलो कलर का बनाता है। इसका फ्लेम जो होता है पेल येलो होता है, ठीक है। ये सोडियम बनाते हैं Na2O, इसका कलर आपका वाइट होता है, ठीक है, और ये आपका गोल्डन येलो कलर के बनाते हैं। कैल्शियम CaO बनाते, ये भी वाइट कलर का होता है और इसमें 9 फ्लेम होता है, मतलब इसके बाद कहीं भी फ्लेम नहीं होगा, सब जगह के 9 फ्लेम ही जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये बनाएगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, जी ये भी वाइट फ्लेम वाइट कलर जाएगा। Al2O3 ये भी आपका वाइट कलर जाएगा। जिंक ऑक्साइड ZnO ये भी वाइट कलर का जाएगा। आयरन पे आपका कलर फिर बदलना शुरू हो जाएगा, ये फिर ब्लैक कलर का बनाएगा। लेड PbO, लेड ऑक्साइड जो बनाएगा ये आपका येलो कलर का बनाएगा। और आपका कॉपर CuO ये भी आपका ब्लैक कलर का बनाएगा। इसमें जो होगा ये 9 रिएक्शन होंगे। ये बेसिकली जो आपका ये जो आपके आते हैं ये आपका मिड रिएक्टिविटी में आते हैं, और इसको तो भैया रिएक्ट करना ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम थोड़ा सा इस नेक्स्ट पार्ट में। जो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्या है कि आपका, अच्छा एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे बात किया था कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, और ये आपके क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट भी बन जाती है, क्लास 10th में पढ़ना भी है। तो क्या है कि कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड है जो आपका बेसिक नेचर के भी होते हैं और साथ ही साथ वो आपका एसिडिक नेचर के भी होते हैं, मतलब वो दोनों रोल प्ले करते हैं। यदि बेस मिला तो एसिड बन जाएंगे, एसिड मिला तो बेस बन जाए। और ऐसे ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जिसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये आपके दो ऐसे ऑक्साइड है जो प्रॉपर्टी शो करते हैं बेसिक का भी और एसिडिक का। यदि बेस मिलेगा तो एसिड बिहेव करें, एसिड मिलेगा तो बेस करेंगे, और इस ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट किया, किसे किया? एसिड से। क्या बनाया? बेस प्लस साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। अगर यहाँ पे ये बेस के साथ रिएक्ट किया, फिर बनाया साल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे देखिए तो एल्युमिनियम, यहाँ क्या बन गया? यहाँ पे बेस बन गया और यहाँ पे ये एसिड बन गया। तो और ऐसे इतना ही नहीं होते, इसके साथ और भी चीज़ होते हैं। जैसे आप जिंक ऑक्साइड, आपके सिलेबस में एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड भी है, लेकिन आगे पढ़ोगे तो और भी मिलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसको आपको रिमेंबर रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, MCQs के लिए आप इसको इम्पॉर्टेंट भी लगा लीजिए,
ठीक है। अब आता है सोडियम और पोटेशियम, एक सबसे हाईली रिएक्टिव होते हैं और इसे आसानी से फायर पकड़ लेते हैं, लेकिन बाकी जितने भी चीज़ होते हैं वो नॉन हाईली रिएक्टिव होते हैं, जिसके कारण इसके साथ आप देखिएगा कोई फ्लैम नहीं है, क्योंकि इसके पास उतना फ्लैम पकड़ने का कैपेसिटी होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब फ्लैम पकड़ते हैं बट उस टाइप का नहीं होता है। ठीक है, ये एलो कर दे तो चलिए आते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते पहले बनाते हैं मेटल ऑक्साइड और फिर हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देते हैं, और फिर वही मेटल ऑक्साइड यदि कंटिन्यूसली वाटर में डाले रहे हैं तो वाटर के साथ फिर रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और ये मेटल ऑक्साइड आप जानते हो बेसिक नेचर, तो भी आपका बेसिक नेचर के ही पाए जाएंगे। ठीक है, यदि अभी हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे। और कुछ ऐसे मेटल जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, कुछ तो वाटर से आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं लेकिन कुछ वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बात करते हैं कैसे नहीं करते हैं। पोटेशियम एंड सोडियम ये दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये वाटर के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं और बनाते हैं आपका मेटल हाइड्रोक्साइड। H2 गैस रिलीज करते हैं और हीट एनर्जी भी रिलीज करते हैं। ये एक्चुअली हीट एनर्जी इसलिए करते हैं कि जैसे इसमें H2 रिलीज होता है, इसमें H2 में क्या फायर पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है और हीट रिलीज करना शुरू करते हैं। सेम इसके साथ भी होता है, लेकिन आपका जब कैल्शियम जो वाटर के साथ लेस वायलेंटली करता है, मतलब थोड़ा स्लो करता है रिएक्ट, और इसमें उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं होता है, उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलता है कि हाइड्रोजन गैस आग पकड़ सके, इसलिए कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, बट इसके पास कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है। एक मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो हमेशा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज, मतलब नॉर्मल वाटर इसको दीजिएगा मैग्नीशियम तो कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा, इसको हमेशा हॉट वाटर चाहिए। और कुछ जो वाटर आपका बच जाते हैं जैसे एल्युमिनियम हो गए, आयरन हो गए, जिंक हो गए, ये हमेशा रिएक्ट करता है आपका स्टीम के साथ, स्टीम वाटर के साथ ही रिएक्ट करते हैं, ना ही ये हॉट के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही ये कोल्ड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये हमेशा जब भी करते हैं स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और सिंपली ये रिएक्ट करने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बनाते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को ये रिलीज करते हैं। यदि हम इसका एक्सपेरिमेंट देखना चाहें तो देखिए, ये है आपका इसमें मेटल सैंपल ले लिया गया, ये आपका मेटल सैंपल है, यहाँ पे कुछ मेटल को रख दिया जाता है और यहाँ पे रखा जाता है कुछ ऐसे ऊनी टाइप का कपड़ा जिसमें वाटर्स होते हैं, भींगा हुआ वाटर होता है, वेट होता है, और जब यहाँ पे हीट किया जाता है तो इससे वाटर स्टीम के रूप में वाटर पास होना शुरू हो जाता है, तो इसे रिएक्ट करता है तो कॉर्क के द्वारा इसे पैक किया जाता है और इस जगह से जो होता है जो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, H2 गैस रिलीज होना शुरू हो जाता है और यहाँ पे जाकर वाटर के थ्रू से इस बीकर में हाइड्रोजन गैस को स्टोर किया जाता है। ये कम्प्लीटली आपके जो होते हैं स्टीम के साथ रिएक्शन होते हैं जो आपका किसका होता है, मेटल का होता है। ठीक है, अब आता है हम लोग कुछ रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड के साथ। जो मेटल जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते क्या होता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, बट कुछ ऐसे एसिड होते हैं जिसके साथ ये रिएक्ट नहीं करता मेटल और वो हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये होता है आपका नाइट्रिक एसिड। लेकिन कहते हैं ना हर किस सबका एक बाप होता है, तो नाइट्रिक एसिड का भी एक बाप है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम और मैंगनीज। ये मैग्नीशियम और मैंगनीज जो है आपका नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन आपको ध्यान रखना HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जब किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन NO2 NO2 बनाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं मेटल रिएक्ट करेगा HNO3 से, तो ये बनाएगा आपका मेटल ऑक्साइड प्लस आपको रिलीज करेगा N2O या फिर NO
या फिर NO2 ऑक्सीडाइज करके ये बनाते हैं। लेकिन मैग्नीज ऑक्सीडाइज नहीं, उसके साथ रिएक्ट करता है तो वो आपका सीधा सा H2 गैस को रिलीज कर लेता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब बात करते हैं आपकी सिलेबस में एक है एक्वारेजिया करके, इस चीज़ को ध्यान रखना। एक्वारेजिया क्या है? एक मिक्सचर है, और ये मिक्सचर में क्या होता है, इसमें एक पाया जाता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और एक पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका एक रेशियो लिया गया, नाइट्रिक एसिड को 1 लिया गया, इसको लिया 3, मतलब इसको यदि 1 kg लेंगे, इसको यदि 1 लीटर लेंगे तो इसको 3 लीटर लेंगे। और इस रेशियो में यदि लिया जाता है तो एक ऐसा रिएजेंट बन जाता है जो गोल्ड और प्लेटिनम को आसानी से धीरे धीरे करके अपने आप में डिजॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। तो यदि आप देखते हो ना, आपको कभी बोला जाता है कि ये आपके आसपास जो कोई आता है कि आपके गोल्ड को वो जाता है, कह देता है कि आपको चमका देंगे, तो ध्यान रखना, आपको सावधानी बरतना है। वो एक्वारेजिया हो सकता है, आप दे रहे हो उसको गोल्ड चमकाने के लिए, पता चला आपका गोल्ड का ही कुछ अंश चुरा ले, तो आप इस चीज़ों से बच के रहिएगा, ज़्यादा चलेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका मैटर्स। यदि मैटर किसी भी सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है, मतलब अदर मैटर से, तो क्या करता है, देखिए इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसको बात करते हैं। एक है आपके पास मेटल्स A, ठीक है, और इसका एक है मेटल B और मेटल A। मेटल A जो है B का सॉल्यूशन से, और यहाँ पे एक C है, तो C क्या करेगा, एक्चुअली C जो है इस जगह पे A से यदि हाईली रिएक्टिव है तो इसको वहाँ से डिस्प्लेस्ड कर देगा, और यहाँ पे खुद बैठ जाएगा, और यहाँ पे A को इधर डिस्प्लेस्ड कर जाएगा। ये आपका साल्ट ऑफ सॉल्यूशन से इसको डिले, मतलब मेटली, मतलब हमने थोड़ा सा जैसा लिखा हुआ वैसे ही देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिख लेते हैं। क्या बोला गया, मेटल है, चलिए इस मेटल है सॉल्यूशन ऑफ B बनाया गया, चलिए इसको C का सॉल्यूशन बना लेते हैं, C डाल देते हैं। ये क्या करेगा, साल्ट ऑफ सॉल्यूशन A बनाएगा, मतलब ये साल्ट का सॉल्यूशन बना लिया C के साथ, मिलकर B को डिस्प्लेस्ड कर दिया, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट जैसा था। जो लेस रिएक्टिव मैटर था उसी को सिर्फ डिस्प्लेस, ऐसा नहीं कि किसी को भी ये डिस्प्लेस्ड कर सके। तो चलिए हम लोग कुछ देख लेते हैं रिएक्टिविटी से। यदि बोला जाए तो पोटेशियम सोडियम, इसको यदि याद रखना है तो कर सकते हो आप, कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको लेकर, नहीं एक मिनट, जिसको फिर होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने। चलिए देख लेते हैं। के से पोटेशियम, यहाँ पे नाल से सोडियम, कार से कैल्शियम, मांगो से मैग्नीशियम, अल्टो से एल्युमिनियम, जिसको से जिंक, फिर से आयरन, लेकर यहाँ पे पीबी नहीं, यहाँ एल को लेके चला है, एल, तो इसको ध्यान में है, एच से हाइड्रोजन, चले सी से कॉपर, मथुरा या मरकरी से लिया गया एम, साथ घूमने। तो ये जो सबसे ऊपर वाले जाते हैं वो हाईली रिएक्टिव आते हैं, मोस्ट रिएक्टिव, बीच वाले का धीरे धीरे रिएक्टिव सीरीज घटता जाता है, नीचे वाले होता है लास्ट रिएक्टिव होता है, इसका रिएक्टिव सीरीज बहुत ही कम होता है, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। मेटल पोटेशियम सोडियम जो इतना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यदि इसके आसपास कुछ भी रखा जाए तुरंत ही आग बन जाते हैं, जिसके कारण इससे बचने के लिए इसको क्या किया जाता है, केरोसिन तेल में डुबा के रखा। रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं, और ये जो साल्ट जो बनते हैं आयनिक कंपाउंड का बनते हैं, क्योंकि इसमें मेटल्स जो आपके होते हैं वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिव करते हैं। तो इस तरह से इसमें जो होते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसके कारण जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो भी आपका कंपाउंड बनता है उसको हम लोग आयनिक कंपाउंड करते हैं। थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारे सोडियम जब भी आपका क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है NaCl, जिसमें ये Cl2 जाएगा,
ये 2, यहाँ पे 2। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सोडियम जो होते हैं ये मेटल्स होते हैं और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, मतलब इसके बाहरी जो होते हैं कक्ष में ओनली 1 होता है। क्लोरीन जो होते हैं इसके पास बाहरी में 7 होते हैं, तो इनके 7 में होते हैं, तो इसके 7 में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा इन्हें चाहिए होता है ताकि ये ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए। तो इसमें क्या करता है कि सोडियम जो होते हैं इसको एक डोनेट कर देते हैं और इस तरह से NaCl बनाता, और ये जो बनाता है एक्चुअली वो बनाता है आपका Na+ और बनाता है क्लोरीन माइनस, जिसमें हो जाते एक डॉट स्ट्रक्चर जो Na का होता है। फिर क्लोरीन के 7 जाते हैं, 3 4 5 6 एंड 7, और इस तरह से ये रिएक्ट करते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जाता है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग एक करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, एक और देखते हैं, और वो देखते हैं हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसको MgCl2 भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे सिंगल मैग्नीशियम और क्लोरीन 2 पीस है। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लेते हैं, मैग्नीशियम को जो आउटर मोस्ट में होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब 2 हैं तो ये 2 रिलीज करेंगे, 2 डोनेट करेंगे, लेकिन क्लोरीन को तो चाहिए सिंगल, तो इसके लिए क्लोरीन इसके पास आ जाएंगे 2 पीस, ठीक है। तो 2 पीस आ जाएंगे, तो इसमें आ जाएंगे आपका 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इधर साइड इधर भी आपके आ जाएंगे 7 पीस, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब क्या होता है, हर एक करके एक इलेक्ट्रॉन आपका इसके पास आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन आपका इसके पास चल जाएगा, और इस तरह से दोनों के ऑक्टेट, मतलब तीनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं। और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसके कारण इसे हम लोग आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं। और ये जो बनाएंगे वो आपका बनाएगा क्लोरीन माइनस, जो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और एक चला जाएगा आपका मैग्नीशियम वाला, ठीक है। और Mg बना देगा 2+ के, किसने तो डोनेट किया है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा क्लोरीन का एक और, जिसके कारण 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और यहाँ पे एक आ जाएगा माइनस, और दूसरा जाएगा डॉट वाला जो आपका मैग्नीशियम वाला है। तो इस तरह से लेविस स्ट्रक्चर बनता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनता है, वो मैग्नीशियम MgCl2 को बनेगा। और ये सारे जो होते ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बन रहे हैं, इसलिए ये आपका जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं आयनिक कंपाउंड। तो ये सारे आयनिक कंपाउंड है। लेकिन आयनिक कंपाउंड जब भी बोला जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि द कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। द कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो कंपाउंड हमारे कहलाता है आयनिक कंपाउंड। लेकिन आता है कोवैलेंट कंपाउंड। तो कोवैलेंट कंपाउंड आप थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ। कोवैलेंट कंपाउंड में शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ये शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या जाता है आपका, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाता है, और आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाता है। चलिए इसे कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आयनिक कंपाउंड के बोला जाए ना तो ये बेसिकली सॉलिड के रूप में पाया जाता है, क्योंकि इसमें कणों कणों के बीच में जो फोर्स होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ही हाई होता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, जिसके कारण इसको तोड़ फोर्स भी, प्रेशर भी बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है इसको तोड़ने के लिए, ठीक है। तो जिसके कारण ये सॉलिड के रूप में। दूसरी बात क्या आता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का सबसे बड़ा कारण है कि इसमें जो भी आपका जो इसके अंदर का जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स जो लगा वो बहुत ही हाई लगा हुआ है, ताकि वो जो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है वो स्ट्रॉन्ग बना है। तो ज्यादा तोड़ना तो ज्यादा टेम्परेचर देना होगा, ठीक है, ज्यादा प्रेशर लगाना होगा, तो जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है। दूसरी बात सॉल्युबिलिटी। एक्चुअली ये जितने भी सॉल्युबिलिटी होते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं, मतलब ये ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पॉजिटिव जाते हैं, दूसरा नेगेटिव होते हैं, तो ये उसी में डिजॉल्व करेंगे ना, जैसे वाटर, सॉल्वेंट, एक तो है केरोसिन, पेट्रोल, ये सब डिजॉल्व हो जाते हैं आसानी से। वाटर में डिजॉल्व होते हैं
और कैरोसिन और पेट्रोल में इनसॉल्युबल होते, वो डिजॉल्व ही नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। तो सिर्फ वाटर में इसलिए क्योंकि इसमें आयनों का ट्रांसफर होने से वाटर बना हुआ है। दूसरी बात कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बात की तो कंडक्ट करते हैं, बट इसका कंडक्ट करने का कंडीशन होता है वो लिक्विड स्टेट में करते हैं, सॉल्युबल रूप में करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में करते हैं। तो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, क्योंकि ये चार्ज इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाता है। और ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसीलिए आपको बोला जाता है जब भी किसी भी वाटर को यदि कंडक्ट करना उसमें साल्ट को घोला हुआ होना चाहिए, तो इसमें NaCl का घोल रखा जाता है, ठीक है। तो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ तक आगे तो हम लोग बात करते हैं अक्रेंस ऑफ मैटर। चलिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि अक्रेंस ऑफ मैटर्स क्या होता है। कि अर्थ का जो क्रस्ट होता है इस इनर कोर में, आउटर कोर में या अर्थ के इनसाइड में बहुत सारे ऐसे मैटर्स पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम का और हो गया, कैल्शियम का और हो गया, सोडियम का और हो गया, पोटेशियम का और हो गया। तो हम लोग यहाँ पे हर चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में पूरा डिटेल वाइज जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आता है जब भी अक्रेंस ऑफ मैटर के बारे में, तो इसमें आता है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? एक प्रकार से ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग किसी भी प्रोडक्शन और प्यूरिफिकेशन जो मेटल्स का कैसे करते हैं उसके बारे में डिटेल वाइज पढ़ते हैं। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वो ब्रांच जहाँ पे विच स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। मतलब मेटल्स के बारे में जितना भी चीज प्यूरिफाई कैसे करते हैं, प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, निकाला कैसे जाता है, क्या क्या प्रोसेस तो मेटलर्जी में पढ़ते हैं। दूसरा मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स मिनरल्स तो जैसे अर्थ के यहाँ पे जो पाया जा रहा है, जो उसी फॉर्म में पाया जा रहा है, उसी को हम लोग मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। ये बदलता नहीं है। दूसरी बात क्या होता है? ऑस को समझना है कि सपोज दैट हमने एक बात कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे अर्थ से कुछ निकाला हुआ पार्ट्स आ गया, ठीक है। इसका पार्ट्स में आप देखिएगा कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसमें कोई भी मेटल्स का जो परसेंटेज होता है 75%, 80%, 90%, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मेटल या पाए जाते हैं उसको हम लोग और कहते हैं। क्योंकि पाए तो सब में जाते हैं थोड़ा बहुत, तो लेकिन उसको थोड़ा बहुत पाए जाने के कारण यदि जिसमें थोड़ा पाया जाएगा उसको निकालने में खर्च भी तो, एक्सपेंस भी तो ज़्यादा जाएगा, एक्सपेंडिचर भी तो उसमें ज़्यादा जाएगा, और जिसमें ज़्यादा खर्चा ही चला जाएगा तो ऐसी चीज़ को निकालने के लिए महंगा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को जिसमें चीपेस्ट तरीके पाया, जिसमें ज़्यादा पाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं ओर, और ओर से उसको निकाला जाता है। इसमें मेटल को बाहर किया जाता है, प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्ट करना भी आसान होता है। गैंग पार्टिकल क्या होता है? गैंग पार्टिकल क्योंकि जैसे हमने बात किया कि इसमें यदि मान लीजिए सपोज दैट हमारे कुछ पोटेशियम इसमें पोटेशियम पाए जा रहे हैं, तो पोटेशियम सिर्फ तो नहीं पाए जाएंगे, इसके साथ और भी सारा चीज जो होते हैं आपका एक्स्ट्रा मटेरियल पाया जाता है। तो जो सारे जो एक्स्ट्रा है, जो इम्प्योरिटी है, उसी को हम लोग कहते हैं गैंग पार्टिकल। मतलब जो हमारा इम्प्योरिटीज हो गया वो हमारा गैंग पार्टिकल्स हो गया। और लास्ट में इनरिचमेंट ऑफ और कंसंट्रेशन ऑफ, जो गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं इनरिचमेंट ऑफ और या कंसंट्रेशन ऑफ और। और जबकि बोला जाए अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ क्रस्ट में आपका बहुत सारे सोर्स ऑफ मेटल है, बहुत ज्यादा मेटल पाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। और सबसे देखिए ये सब जो दिख रहे हैं ना, ये सारे माइंस है जहां से आपको सारा चीज अलग अलग चीज निकाला जाता है। और ये आपके जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये आपका एक माइंस है जहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ कहीं मेटल्स होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं नॉन मेटल्स, शायद ही अलग अलग चीजें होते हैं, तो हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट करवाने का कुछ तरीके देख लेते हैं। देखिए हमें कुछ मेटल को हम समझते हैं। यदि आपका सोडियम से पोटेशियम से लेके हम लोग एल्यूमिनियम तक बात किया जाए तो ये हाईली रिएक्टिव में आते हैं, ठीक है। और जब हम लोग जिंक से लेके कॉपर तक बात करें, जिंक से लेके आपका लेड तक बात करें तो ये मॉडरेट में आते हैं और ये थोड़ा लेस रिएक्टिविटी में आते हैं, ठीक है। और ये हाइड्रोजन इसमें नहीं होगा, और ये तो हमेशा नेगेटिव ओरिजिनल में ही पाए जाते हैं। तो इसको जो रिएक्टिविटी है इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मॉडरेट वाले को कैसे कहते हैं और लेस रिएक्टिविटी को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। यदि वो हाईली रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रोलाइसिस में
मेथड से उसको किया जाता है और उसे डायरेक्टली प्योर मेटल ले लिया जाता है। लेकिन जो मीडियम रिएक्टिविटी है, जैसे मीडियम रिएक्टिविटी के बारे में बात करें, जिंक, आयरन, लेड, इसको करने के लिए इसको सबसे पहला कार्बोनेट और में पाया जाता है या फिर सल्फाइड और में पाया जाता है। कार्बोनेट और में पाया जाता है तो कैल्सिनेशन कहते हैं, और सल्फाइड और में पाया जाता है उसको रोस्टेड करते हैं। कैल्सिनेशन जो किया जाता है एक्चुअली किया जाता है कि एक्चुअली उसको हीट किया जाता है आपको और को अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे, तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे जिसको किया जाता है उसको कैल्सिनेशन कहते हैं, और रोस्टिंग कहते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पे इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। एक बात थोड़ा समझिएगा, कार्बोनेट CO3 है, मतलब इसके पास तो ऑक्सीजन है, और जब उसके पास ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन देने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जो कैल्सिनेशन कहलाता है कि वो आपको हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे, और इसको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पे हीट किया जाता है। उसके बाद ऑक्साइड मेटल मिल जाता है, फिर उसमें मेटल को रिड्यूस कर दिया जाता है और फिर प्यूरिफाई मेटल निकाला जाता है। तो लव रिएक्टिविटी में जितने भी आपका मेटल्स आते हैं वो आपका सल्फाइड ऑर्स के रूप में पाया जाता है। इसको रोस्टिंग, अभी हमने रोस्टिंग बात कर लिया क्या होता है, और उससे मेटल फिर लास्ट में रिफाइनिंग किया जाता है और फाइनली आपका मेटल प्योर फॉर्म में निकल जाता है। तो चलिए कुछ हम लोग इसके करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लव रिएक्टिविटी सीरीज में, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि मरकरी सल्फाइड, जिसको हम लोग इसको सीना बार कहते हैं। सीना बार क्या एक प्रकार से और है, किसका और है, आपका मरकरी का, ठीक है, मतलब Hg का ये क्या है और है। सीना बार को पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति में मतलब इसको रोस्ट किया जाता है, इसको रोस्टिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रोस्टिंग। और इस रोस्टिंग के केस में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसीय स्टेट में मिल जाता है, और मरकरी ऑक्साइड फिर फर्दर जब उसको हीट किया जाता है तो ये रिड्यूस्ड हो जाता है और मरकरी अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। सेम आपका कॉपर सल्फाइड के साथ भी होता है। कॉपर सल्फाइड को जब हीट किया जाता है तो कॉपर सल्फाइड आपका ऑक्सीजन के साथ रोस्टेड किया, क्योंकि इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रोस्टिंग, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है और फिर कॉपर सल्फर ऑक्साइड बनाता है, फिर कंटिन्यूअस। लेकिन कॉपर सल्फाइड में इस चीज ये रिएक्शन को आपको रिमेंबर रखना है कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि मरकरी ऑक्साइड को हीट करने के बाद ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड को फिर से कॉपर सल्फाइड से करवाना पड़ता है, तब फिर ये आपका ऐसा फिर रिड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो चलिए, और ये हो गया आपका लव रिएक्टिविटी। उसी तरह से आपका होता है मेटल जो मिडिल रिएक्टिविटी होते हैं, जैसे जिंक का करना होता है, तो इससे जिंक एक्चुअली ये गलत लिखा हुआ है, ये होते हैं जिंक सल्फाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे जाएगा जिंक सल्फाइड और ये जाएगा जिंक का। तो जिंक सल्फाइड जो होते हैं इसको ऑक्सीजन के साथ मतलब हीट किया जा रहा है, क्योंकि इसमें आपने बताया था कि इसका सल्फाइड और भी पाया जाता है और कार्बोनेट और भी पाया जाता है। तो सल्फाइड और पाया जाता है, फिर रोस्टिंग करेंगे, फिर जिंक ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, और उसके बाद इसका यदि कैल्सिनेशन किया जाए तो जिंक कार्बोनेट का किया जाएगा, और जिंक कार्बोनेट उसे हीट करना रहता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट देना ही नहीं, और फिर जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और फिर आपका आसानी से, और लास्ट में जब जिंक ऑक्साइड आपको मिल गया तो उसको कार्बन के साथ ऑक्साइड रिएक्ट करवा दीजिए और हीट कर दीजिए, आपका ओरिजिनल फॉर्म में जिंक मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। ये सबके साथ हो जाएगा जो आपका मिडिल रिएक्टिविटी स्टेज में पाए जाते हैं। जैसे जिंक हो गया, आपका जिंक के साथ आपके आ जाते हैं आयरन हो गए और लेड हो गए, ये सबके साथ ऐसा होता है। अब आते हैं हम लोग लास्ट, और जो ये मेन है और आपका VVI भी और इम्पॉर्टेंट भी है, क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग ऑफ मेटल कैसे करते हैं। इससे हमेशा हाईली रिएक्टिव मेटल का किया जाता है। चलिए हम लोग एक मेटल का करके हम वो बताते हैं, उसके बाद बात करेंगे। जैसे देखिए इसमें क्या होता है कि इस पे ये है आपका एनोड, ठीक है, ये है आपका एनोड, और यहाँ पे क्या किया जाता है, फुल इम्प्योर जो मेटल यहाँ पे रख दिया जाता है, और यहाँ पे आपका सीधा प्योर होता है, ठीक है। तो आप देखोगे जो इम्प्योर होता है, ठीक है, वो इम्प्योर होता है, वो आपका थिक होता है, और ये आपका एकदम पतला सा शीट होता है कैथोड, इसे नेगेटिव कैथोड होता है। और इसमें होता है क्या एक्चुअली, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो इसमें एक सॉल्यूशन डाले तो वो आपका जिसको आपको एक्सट्रैक्ट करना था उसका, जैसे हम लोग इसमें कॉपर को एक्सट्रैक्ट करें तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे, यदि सोडियम को करेंगे तो सोडियम क्लोराइड का डालेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें होता है क्या एक्चुअली, ठीक है, यदि इसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला और जैसे हमने इस स्विच को ऑन किया
तो इसमें क्या करता है कि ये जो आपका कैथोड है, जो इसमें कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4, ये ब्रेक डाउन कर जाता है और ये करता है Cu प्लस और SO4 माइनस को ब्रेक डाउन कर जाता है। अब यहाँ पर Cu प्लस जो इस पे आया, ये Cu प्लस चल जाता है इस जगह पे, क्योंकि ये तो माइनस है, और यहाँ पे आता है तो Cu प्लस को जो अब जब आता है तो इसमें Cu होना पड़ता है। तो Cu होने के लिए यहाँ इस जो इम्प्योर होता है इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना शुरू करता है, और यहाँ पे Cu जो 2 प्लस है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन से मिलने के बाद फिर ये Cu बन जाता है। तो यहाँ पे बन जाते हैं Cu प्लस, इसके पास बच जाता है, और ये Cu2 प्लस फिर आपका यहाँ कॉपर जैसे सल्फेट टूटा हुआ था, इससे आके फिर यहाँ पे रिएक्ट कर जाता है और ये बन जाता है आपका 2 प्लस। फिर ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूअस चलते रहते हैं और इस तरह से ये धीरे 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 ये ठीक होता जाता है, और यहाँ पे जो होते हैं जितने भी होते हैं प्योर हो जाता है। और यहाँ पे जो इसमें जो कुछ इम्प्योरिटी रहते हैं, जिसमें जो सॉल्युबल होते हैं इसमें सॉल्युबल हो जाते हैं, जैसे आयरन वगैरह कुछ आता है, और जो गोल्ड वगैरह आ जाते हैं जैसे Au हो गया, Ag हो गया, तो ये सब घुलते नहीं है, तो यह एक मड के रूप में या इम्प्योर के रूप में वहाँ इम्प्योरिटीज के रूप में जमा हो जाते हैं, और इससे सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम इस मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फिगर भी दिया जाता है, इसको आप लोग आपका एसेशन रीजन में भी पूछा जाता है, एसेशन रीजन में फिगर दे देगा और पूछा जाएगा, या फिर आपका इसका केस स्टडी टाइप का भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसका जो सबसे बड़ी बात आता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि अभी हमने बात किया तो कोरोसिव आता है, तो उसके बाद कोरोजन के बारे में बात करेंगे। तो रस्टिंग ऑफ आयरन ये आपका कोरोजन का एक बहुत ही बड़ा, इसमें आपका चैप्टर 1 में भी आपने पढ़ा था कोरोजन क्या होता है, चैप्टर 1 में। तो रस्टिंग ऑफ आयरन ये आपने देखा होगा, आयरन में जो एक प्रकार से ब्राउनिश टाइप का कलर एक चढ़ जाता है, तो ये रस्टिंग आयरन, इससे बचा कैसे जा सकता है। एक आपका बुक में एक्सपेरिमेंट दिया, उसको हम देखते हैं। क्या किया गया कि एक टेस्ट ट्यूब इसमें कुछ कील रख दिए गए, ठीक है, और इसमें वाटर डाल दिया गया। इसमें दूसरा क्या गया, इसमें वाटर डाल दिया, कील डाल दिया गया, और इसमें एक ऑयल का लेयर डाल दिया, फिर क्लोज कर दिया। तीसरा में क्या गया, इसमें डाल दिया गया आपका एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अब एक्चुअली सारे के बारे में समझते हैं। यहाँ पे वाटर तो है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, एयर भी प्रेजेंट है। यहाँ पे जो ये ऑयल का लेयर है, यहाँ पे एयर तो प्रेजेंट, लेकिन एयर को इसके साथ कॉन्टेक्ट होने नहीं दे रहा है। और यहाँ पे क्या है कि जो ये अनहाइड्रस कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन को यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं देता, ऑक्सीजन को ये ऑक्सीजन को नहीं, ये आपके जो मॉइस्चर है, ये मॉइस्चर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले रहा है। यहाँ पे नमी नाम की चीज़ों को रहने ही नहीं दे रहा है, यहाँ पूरी तरह से इसको ड्राई रख रहा है। तो होता है कि एक्चुअली यदि आप आयरन को यदि कोरोसिव होना है, रस्टिंग बनना है, तो रस्टिंग बनने के लिए उसको क्या चाहिए, एयर भी चाहिए और मॉइस्चर भी चाहिए। तो फर्स्ट में जो होता है आपका आयरन आसानी से रस्ट कर जाता है। दूसरे में ये दोनों मिलते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ऑयल का एक लेयर उसको स्टॉप कर देता है, तो ये भी आपका प्योर रह जाता है, अच्छे रहते हैं। और यहाँ पे जो होते हैं आपका, ये यहाँ पे आप मॉइस्चर नहीं मिलता, एयर तो मिलता बट मॉइस्चर नहीं मिलता। तो इस तरह से आपका आयरन, तो हर यहाँ पे कुछ हम लोग समझा, पता चला कि आयरन को कैसे, मतलब किसी चीज़ को रस्टिंग होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो कोरोशन एंड प्रिवेंशन, तो कोरोशन होता है डिटोरेशन ऑफ द मेटल, देन दे रिएक्ट विद द सब्सटेंस लाइक अ वाटर और एयर, और वो जो उस तरह कहते हैं उसको हम लोग कोरोशन कहते हैं। जैसे आपका आयरन पे चढ़ता है वो रेड कलर का होता है, उसको हम लोग रस्ट कहते हैं। कॉपर यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ आते हैं ब्लूइश ग्रीन बनाता है। सिल्वर आपका सल्फर से रिएक्ट करता है तो ये ब्लैक बनाता है। ये सारी चीज आपका कोरोशन कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन इससे बचा कैसे जाता है, इसका बचने का सबसे बढ़िया है कि आप किसी भी चीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हो तो इससे पेंट कर दीजिए, ऑयल लगा दीजिए, ग्रेसिंग कर दीजिए, क्योंकि रस्टिंग वाइस को आसानी से बचाया जाए। गैल्वेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, ये स्टील आयरन को यदि हम लोग बचाना हो तो उसके ऊपर एक जिंक का कॉटन डाल देते हैं, थिन लेयर का, ताकि वो किसी भी एयर और आपका वाटर के कंटेंट में नहीं है, मतलब मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, तो आसानी से बच जाएगा। दूसरा क्रोम प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग क्या होता है, ये आपके इलेक्ट्रोप्लेटिंग होते हैं। और इसमें क्या होता है, मेटल के ऊपर एक लेयर चढ़ाता है और क्रोमियम का लेयर चढ़ाएगा थिन, इसलिए क्रोम प्लेटिंग कहते हैं। इससे भी आपका रस्टिंग से बचाया जाता है। और दूसरा था एलॉय, ये बेस्ट तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है किसी भी को कोरोशन से बचाने के लिए। इसमें क्या 2 से 4 मेटल को मिला दिया जाता है, जिसे हम लोग स्टील बात करते हैं और भी सारी चीज बात करते हैं, और इस तरह से इसको
आपका जैसे ब्रास बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे मेटल्स को मिला के एक नया ऐसे मेटल बना दिया जाता है जो कभी एक दूसरे को रिएक्ट ही नहीं करते। तो अब हम लोग बात करते हैं जो एलॉय मरकरी से बनता है उसको हम एमालगम कहते हैं। और जो कुछ का जो कंडक्टिविटी जिसका आपका यदि बोला जाए मेल्टिंग पॉइंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एलॉय का हमेशा लेस देन होता है प्योर मेटल से। ठीक है, प्योर मेटल से आपका हमेशा उसका कंडक्टिविटी मतलब मेल्टिंग पॉइंट ला होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ब्रास एक एलॉय है कॉपर एंड जिंक का, और ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज आपका जो है कॉपर और सिलिकॉन का है। लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। यदि बोला जाए ये सब जो बोलते हैं हम लोग कि ब्रास हो गया आपका, यहाँ पे एक एलॉय जो आपका बनता है टीन का जो कॉपर से, तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, बट जबकि कॉपर जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। तो ऐसे ऐसे कुछ नेचर्स होते हैं। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म होती है, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे। तो आप इसके लिए आप कहिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को लेके।